नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और लल्लन टॉप पंचायत शुरू हो चुकी है। और आज की लल्लन टॉप पंचायत इस मामले में बड़ी खास है कि इसमें जो मेहमान हैं उस सर्विस से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर के लोग सपने देखते हैं बनने के और बरसों मेहनत करते हैं तब बन पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम आज सर्विस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम। हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो प्रीलिम्स से लेकर के आगे तक की सारी जर्नी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले हैं निशांत जैन जी, जो कि 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के। नमस्कार निशांत जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और सूरज सिंह जी हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं 2015 बैच के, छत्तीसगढ़ कैडर के। नमस्कार सूरज जी। जय हिंद जनाब, जय हिंद। जय हिंद सर। इसके अलावा शिखा गर्ग जी हैं 2016 बैच से, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में हैं, नई दिल्ली में पोस्टेड है। मैंने सही कहा शिखा जी? एकदम सही। अगर मैं कोई गलती करूं तो आप लोग सुधार दीजिएगा मुझे। नमस्कार। उसके अलावा विजय गुर्जर जी हैं 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। और गंगा सिंह जी हैं 2017 बैच, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी। आपका परिचय मेरे हिसाब से मैंने सही दिया होगा, और अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग सुधार दें मुझे। बाकी शुरुआत हम लोग इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम से कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में 4 दिन बचे हैं। मतलब जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 30 तारीख को, और 4 अक्टूबर को प्री का एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि प्री एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है सर्विस में के एग्जाम के तौर पर। सबसे पहले निशांत सर आपसे शुरू करूंगा। प्री जो है वही गेटवे है यूपीएससी का। अगर आपने प्री का गेटवे पास नहीं किया तो आप आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो आगे की बात तो बाद में ही होगी। और मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो पहली बार में मैं प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गया था। तो इसलिए मुझे मालूम है कि प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाने के बाद दोबारा से वो सांप सीढ़ी का गेम है ये। अगर आप किसी भी चरण में असफल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से प्री से शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए मैं सभी से हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि प्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा सूरज जी, आपके अपने प्री के बारे में बताइए। जब पहली बार दिया था क्या रहा था एक्सपीरियंस प्रीलिम्स का? देखिए, पीटी मेरा कभी रुका नहीं है, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा निशांत को उनके ऑनेस्ट और हम्बल कन्फेशन के लिए। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीटी मेरा नहीं रुका, इसमें मेरा कोई विशेष बहुत योगदान है। पीटी मेरा कभी भी रुक सकता था। पीटी के बारे में ये बोलते हैं कि सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट छट जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सीरियस कैंडिडेट और कई बार सफल कैंडिडेट्स भी छट जाते हैं। तो पीटी एक ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हल्के में लेने का, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि लाखों लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, लाखों लाख जो है पीटी में बैठते हैं, उसके बाद चंद हजार जो है वो मुख्य परीक्षा लिखते हैं। तो बहुत कुछ संभावना है कि आप जो है अगर थोड़ा सा भी आपसे चूक हुई दाएं बाएं तो आप पॉइंट समथिंग 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 परसेंट या परसेंटाइल के डिफरेंस से आप जो है अपना बस छूट जाएगी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। शिखा जी, क्या कहना है आपका? पहली बार प्रीलिम्स दिया था जब? मेरा पहले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स नहीं हुआ, और इसके बाद जब तीसरे प्रयास में प्रीलिम्स हुआ तो इसके बाद प्रीलिम्स कभी रुका नहीं। तो मुझे लगता है टेंशन हुई थी जब शुरुआत में नहीं हुआ तो आपको लगा कि अरे तो प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है? जैसे मैं हमेशा से स्कॉलर स्टूडेंट थी, तो ये सोचा था कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी तो पहले ही प्रयास में मतलब टॉप कर जाऊंगी, मतलब ऐसा सोचा था। लेकिन जब पहले प्रयास में नहीं हुआ तो लगा, क्योंकि पहला प्रयास तो वैसे ऐसे होता है ना, अंधेरे में दे दिया, पता भी नहीं कि उस समय ऑप्शनल हुआ करता था, वो लास्ट ईयर था जब ऑप्शनल था कि ऑप्शनल में क्या है और इसका सिलेबस क्या है, बस दे दिया। बट जब सेकेंड टाइम में नहीं हुआ तब लगा कि नहीं, कुछ तो है बेसिक जो गड़बड़ हो रही है। और वो जो बेसिक गड़बड़ थी वो गड़बड़ ये थी कि मैं केवल फैक्ट पर टिकी हुई थी। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा फैक्ट मैं मगअप करूंगी मेरा प्रीलिम्स अच्छा रहेगा, जबकि यूपीएससी का एग्जाम बिल्कुल भी फैक्ट्स पे नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में फैक्ट्स यूपीएससी चाहता ही नहीं है। आपकी समझ कितनी है, आप बेसिक चीजों को समझ पा रहे हैं, तो जब एक बार समझ लिया कि नहीं ये है स्ट्रक्चर, तो प्रीलिम्स फिर
आसान हो गया, मतलब उतना कठिन नहीं रहा। विजय सर। सर मुझे लगता है प्रीलिम्स जो है वो तीनों तीनों जो चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इन तीनों में सबसे कठिन सर प्रीलिम्स ही है। बहुत सारे लास्ट ईयर का ही एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए 1 साल का लीव लेके आए हैं, EOL कहा जाता है। उनमें से सर अराउंड 20 to 25% कैंडिडेट जो ऑलरेडी अच्छी सर्विसेज में थे वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा सर 3 बार कंटिन्यूसली प्रीलिम्स नहीं निकला था, उसके बाद चौथे अटेम्प्ट से फिर मुझे पता लगा कि किस तरह से प्रीलिम्स का तैयारी, कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। ये प्रीलिम्स की दहशत आपको पता है कितनी ज्यादा है। जी सर, जी सर। तो ये मुझे लगता है सबसे मुश्किल चरण है सर, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। गंगा जी, आपने कब प्रीलिम्स दिया था, तो क्या था हाल पहली बार वाला? जी अमित जी, मैंने 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, 2015 में और 2016, और दोनों बार मेरा प्रीलिम्स तो हो गया, लेकिन इसकी मुख्य वजह यह रही कि मैं बचपन से ही, मतलब 11वीं 12वीं से ही, उसके बाद मैंने एग्जाम देने शुरू किए, UPSC के, SSC के और RPSC के विभिन्न वनडे एग्जाम्स होते हैं, वो सारे मैं देता था। तो MCQ में मैं थोड़ा सा सकारात्मक था, तो मुझे प्रारंभिक परीक्षा में उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं कहूँगा कि इस परीक्षा का नाम भले ही प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन ये मुख्य बाधा है कि इसमें पारपीए वगैरह मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। और काफी साथी है जो टेस्ट सीरीज करते हैं, एथिक्स की पढ़ाई करते हैं या मुख्य परीक्षा का सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पे उतना ध्यान नहीं दे पाते वो लोग। तो यही सुझाव है कि प्रारंभिक परीक्षा को अत्यंत गंभीरता से लें, ये होगा तभी आप अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे। तो अच्छा, एक चीज और है कि जैसे प्रीलिम्स एग्जाम अभी तो सिर्फ 4 दिन बचा है। अब 4 दिन बचा है एग्जाम को, तो पढ़ाई तो हो गई जितनी होनी थी। तो अब क्या करना है इन 4 दिनों में, क्योंकि इसके लेके बड़े अलग अलग फंडे हैं। मैं भी हॉस्टल में था तब मैं देखता था कि कई सीनियर कमरे बंद कर लेते थे, 3 दिन बाद ही निकलते थे सीधे एग्जाम के दिन। कुछ लोग घूमने टहलने निकल पड़ते थे चिल होने के लिए। तो क्या आप लोगों के भी कुछ फंडे रहे हैं कि भाई 3-4 दिन बचा है प्रीलिम्स एग्जाम का, क्या करना है, रिवाइज करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है आप लोग के तौर पर लगा हुआ आपको कि हाँ ये बेटर रहता है यूनिवर्सली भी कि ऐसा करना चाहिए 3-4 दिन बचा हो जब एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम? निशान जी। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और मुझे क्योंकि याद है आपने पूछा था प्रारंभिक परीक्षा का एक्सपीरियंस, तो पहली बार मुझे अच्छे से याद है, पहली बार मैंने दिया था जिस साल मैं फेल हो गया था, मैंने बहुत नर्वस होकर एग्जाम दिया था, बहुत नर्वस होकर एग्जाम दिया था। और उससे पहली रात मुझे पूरी रात सिर्फ 2 घंटे नींद आई और उसकी वजह से मेरा अच्छा परिणाम नहीं रहा। और अगली बार जो है एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से दिया था और उसके बाद एकदम क्लियर हो गया। तो फ्री माइंड हुआ कैसे? मतलब वो फ्री माइंड होना सबसे बड़ा संकट। बताता हूँ, उसके लिए 5 बातें मैंने सोची हैं जो हर एक एस्पिरेंट को, जो लोग भी सुन रहे हैं, उनको ये 5 बातें करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि सबके मन में ये बात रहती है कि हम जो याद किया है हमने पूरे साल, जो भी पढ़ा है वो हम भूल गए, ऐसा लगता है अचानक प्री से एग्जाम के जस्ट पहले ऐसा लगता है। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब एग्जाम देंगे, जब उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ये गारंटीड है। इसलिए प्लीज ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरे दिमाग से सब कुछ गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि जैसा कि सूरज जी ने बताया कि लाखों लाख लोग होते हैं पर कुछ हजार लोग ही प्री में पास होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंसियर लोग, चाहे भले ही लाखों लोग हैं पर उसमें सिंसियर लोग कुछ हजार ही हैं, इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन है पर सिंसियर लोग कम है, इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम भी हो जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात कि परीक्षा को तनाव मुक्त होकर के ही देना है, वही हमारे हाथ में है। तनाव लेकर ही आप क्या उखाड़ लेंगे, तो इसलिए प्लीज तनाव कम लीजिए और मस्त होके आप थोड़ा सा अपना जो है खाना पीने का ध्यान रखिए और नींद का ध्यान रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, थोड़ा सा बेफिक्र होके ये सोच के कि अगर नहीं भी होगा तो क्या होगा, तो उस तरह से सोच के आप एग्जाम दीजिए। तो मुझे लगता है कि फिर उतनी समस्या नहीं होगी। और जैसा कि आपने कहा कि नया पढ़ने का अभी समय नहीं है, अगर आपको फिर भी पढ़ना है, बिना पढ़े आप नहीं रहेंगे 3-4 दिन, तो उनको रिवाइज, जो भी आपको मन करता है वो रिवाइज करिए, पर बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा हो सके तो सुबह शाम आधा घंटा टहलने का अगर कोई मौका मिल जाए या थोड़ा सा कोई मनोरंजन भी करने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर रिवीजन के लिए कुछ नोट्स प्रीलिम्स के हिसाब से भी बनाते हैं क्या,
कि भाई प्रीलिम्स में जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, इस टाइप से कुछ कभी सोचा है? कभी ऐसा भी करते हैं कुछ लोग? आपने किया था कि कभी कि ऐसा नोट्स बनाए तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, इस टाइप की कुछ? नहीं, नोट्स तो बनता ही ऐसे है कि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, नोट्स का मतलब ही है। पर वो डिपेंड करता है, जैसे मैं तो कभी मेरे पास इतना समय नहीं रहा कि मैं नोट्स बना पाऊं, तो मैं तो सीधे किताब से ही मैंने किया। और सबका अपना अपना होता है, बाकी लोग भी बताएंगे कि नोट्स को लेके उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। शिखा जी, आप बताइए। हाँ नर्वस हो गई होंगी 2 अटेम्प्ट के बाद, तो आपकी हालत बहुत खस्ता होगी, हालत रात दिन, तो अब तो नींद पक्का नहीं आ रही होगी आपको तीसरे वाले अटेम्प्ट पर। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, लेकिन इतना लड़कियां वैसे, महिलाएं वैसे भी बहुत ज्यादा सिंसियर होती हैं इस मामले में, पढ़ाई लिखाई। और एक दूसरी समस्या ये भी थी कि उस समय मैं स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देती थी और वहाँ प्रीलिम्स कभी नहीं अटकता था। वहाँ मतलब जो भी एग्जाम देती थी वो डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू देना ही है, तो ज्यादा सोचती थी कि यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मतलब कहीं कुछ बेसिक प्रॉब्लम हो रही है। तो थर्ड अटेम्प्ट में मुझे इतना याद है कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने जो भी फैक्ट्स का अपना नोट्स बनाया था वो मुझे दोबारा कभी बनाना ही नहीं पड़ा, मतलब उससे मेरा फाइनल तक काम चला, क्योंकि वो काफी काम मैं उस पर कर चुकी थी। बट अब बेसिक काम था कि जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना, उनको बार बार रिवाइज करना, कि फैक्ट पर आप कम ध्यान दें, अब ध्यान दें अपने आप को शांत रखने का, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज का भी इसमें बहुत रोल है कि हाँ, आपको अगर आप एक टेस्ट सीरीज दे रखी है, 10, 15, 20, 25 पेपर लगा रखे हैं, तो आपको उसमें रिवीजन हो जाता है आपका। बाकी दिमाग को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे निशांत सर ने बताया कि पहले प्रयास में प्रीलिम्स के रात में नींद नहीं आई, सेम स्थिति मेरे साथ। पहले 2 प्रयासों में अगले दिन एग्जाम है और रात में नींद नहीं आ रही है, तो इतना तो समझ में आ गया कि रात में नींद नहीं आने की वजह से सुबह दिमाग शांत नहीं रहता है। शुरुआत के 10-15 मिनट पेपर जब सामने आता है तो समझ ही नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं और अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने अच्छे से रात की नींद ली हो, दिमाग आपका शांत हो, थोड़ा सा कूल रखें अपने आप को। रिवीजन लेकिन जरूर है, आप रिवीजन करें, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ बैठकर छोड़ दीजिए और केवल 4-5 दिन चिल मारिए, क्योंकि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसको लगता है कि एकदम से कट गया, अब तो पता नहीं कुछ भी मुझे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, इन्वायरमेंट अच्छी लगती है, वो पढ़ सकते हैं। कई लोग होते हैं फैक्ट नहीं पढ़ते, तो मैं एक सलाह ये भी दे सकती हूँ कि दिमाग को शांत रखने के लिए कोई टेक्स्ट बुक ही पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के 1-2 कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा होता है और दिमाग को एक शांति देता है, एक स्टोरी के नुमा। तो सबका अपना अपना फंडा हो सकता है, मतलब बाकी और ऑफिसर हैं वो अपना भी कुछ बताएंगे, बट मेरा अपना यही था कि मैं एग्जाम के जस्ट पहले कोई एनसीईआरटी का एक आध चैप्टर पढ़ लेती थी, जिससे कि दिमाग थोड़ा शांत रहता था। सूरज जी, आपका क्या फंडा है? मेरा ये है कि देखिए, कोई कितना भी सिंसियर हो, कितना भी कैपेबल हो, आदमी सभी नर्वस होते हैं। मतलब उस दिन एग्जाम में सभी लोग नर्वस रहेंगे। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोलूंगा जो मैंने स्वयं नहीं की हो। मैं बहुत चिल नहीं कर पाया, एक तो मैं जॉब में था, तो नोट्स वगैरह मैंने कभी नहीं बनाए, जैसे निशांत जी ने भी नहीं बनाए थे। लेकिन हाँ, मैं जो बुक पढ़ता था उसमें हाइलाइटर वगैरह का प्रयोग करते रहता था, ताकि जो है इजी रिविजन में टाइम बचे मेरे। और दूसरा ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस कर लेनी चाहिए। अगर आप एक सुनियोजित प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि आप बहुत ज्यादा, देखिए थोड़ा नर्वस होना ठीक भी है, उससे परफॉर्मेंस, प्रेशर में आदमी का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। लेकिन अगर आप सुनियोजित प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये जो प्रेशर है वो क्वेश्चन थोड़ा कम होगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं अपना बताता हूं, मेरा स्ट्रेंथ था पेपर 2 CSAT, तो मैं उसकी कोई खास तैयारी नहीं करता था और मैं ज्यादातर समय जो है, कोई टेलर मेड फॉर्मूला नहीं है इस एग्जाम में सक्सेस का। जो फॉर्मूला मुझे सूट करे जरूरी नहीं है आपको सूट करे, तो हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के आलोक में अपना फॉर्मूला डिवाइस करना चाहिए। अब जैसे अगर कुछ खास चीजें आप पूछेंगे, जैसे आपको पता है कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और ये सब है, इससे ठीक ठाक संख्या में प्रश्न आते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, या लक्ष्मीकांत जो है बुक आपकी इंडियन पॉलिटी की, उससे ठीक ठाक संख्या में प्रश्न आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पेपर वगैरह को एनालाइज किया है, आपको पता है कि हॉट स्पॉट्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर टाइम पिक किए जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हुए, है ना, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत वगैरह। तो अगर आपने इस पे काम किया हुआ है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आपका रुकना चाहिए। तो वो 150-200 कुछ टॉपिक होते हैं जो मतलब जो फ्रीक्वेंटली जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, अनलेस की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हो रखा हो जो काफी न्यूज वगैरह में रहा हो, तो उसमें कई बार जो थोड़े हल्के फुल्के टॉपिक होते हैं, जैसे
सिटीजनशिप वगैरह में बहुत प्रश्न नहीं बनते हैं, ना पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ICP आयोग का कुछ चल रहा है तो वो संभावना बनती है कि हो जाए। तो आपको एक मतलब समझना पड़ेगा यूपीएससी का क्या माइंडसेट है, एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे पूछता है, ये प्रवृत्ति जब आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। मतलब एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से कि हाँ ये रास्ता है, इस पे चलना है और इस पे टिके रहना है। यस यस। विजय जी, जी सर। सर आपका क्या अनुभव रहा है प्रीलिम्स को देने पे? कुछ फॉर्मूला फंडा जो निकला हो आपको लगा हो? जी सर। सर जो तनाव वाली बात है उस पर मैं बोलना चाहूंगा। जैसे ज्यादातर बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली टॉपर्स हैं पुराने, जो उनको देख के उनका सपना होता है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना है। बट ये जो टारगेट है, कई बार होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, स्पेशली जब 1 वीक बचता है, 5-4 दिन बचते हैं, तो बहुत ज्यादा तनाव का कारण होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर्विस में वो सब बातें मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर तक ही सीमित है कि आपका कौन से अटेम्प्ट में हुआ है। सर्विस में आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका दूसरे में हुआ है, पहले में हुआ है, तीसरे में हुआ है, फिर आपके काम से आपको जाना जाता है। तो इतना तनाव की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे करना है, ऐसा रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने जो तैयारी की है उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है। कोशिश करनी है कि जो आपकी तैयारी है उसको मैक्सिमम आप वहाँ क्वेश्चंस में या अंकों में कन्वर्ट कर सकें। एक सर है कि आजकल ज्यादातर जो कोचिंग वाले हैं वो लास्ट में अभ्यास या इस तरह का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, मोस्टली वो फ्री होती है, तो मैक्सिमम बच्चे उनको अटेम्प्ट करते हैं। कई बार होता है सर कि उसमें अच्छा स्कोर हो जाता है तो वो मोटिवेटिंग चीज होती है, लेकिन कई बार होता है कि उसमें खराब, जैसे 200 में से 70 नंबर आ गए, तो एक अच्छा खासा कैंडिडेट है वो भी डिप्रेशन में चला जाता है एग्जाम से 2-3 दिन पहले। ये तो है, ये तो मतलब ये तो पक्का चला जाएगा, इतना बुरा अगर नंबर आएगा सर। हाँ, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। मेरा जब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी साल मैंने ऐसा अभ्यास दिया था, मेरे 72 मार्क्स आए थे, तो मैं खुद तनाव में आ गया था। और बाद में एग्जाम जब मैंने दिया था तो 128 मार्क्स थे। तो इसका कोई आपस में कोई रिलेशन है नहीं सर, तो इससे भी घबराने वाली बात नहीं है। और एक सर स्लीपिंग साइकिल है वो बहुत जरूरी है अगले 3-4 दिन में। तो कोशिश करें बच्चे, जैसे सूरज सर ने बताया, निशांत सर ने बताया कि कोशिश तो करते हैं बट वो रह नहीं पाता है। तो ये सोना जो आप बता रहे हैं ना, ये सोना बहुत खतरनाक, ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला काम है। ये कहना बहुत आसान है, जी सर, सो ये आराम से, क्योंकि मैं जिनसे मिला हूँ, जिन लोगों से, बच्चों से जो अभी तैयारी करते हैं, वो चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, सबसे पहले तो नींद गायब होती है। नहीं, अगर आप सोने की भी टेंशन लेंगे तो वो भी एक टेंशन हो जाएगी कि सोना हाँ वो है, वो बिल्कुल, वो क्योंकि ये भी सुन लिया कि सोना सुबह होना टेंशन रहेगी, सोना है। लेकिन मिश्रा जी मैं बताऊं आपको, शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो ठीक से 6-7-8 घंटे सो पाता होगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी जरूर है, कोई मतलब आप उसका इलाज करवा लीजिए कहीं ना कहीं। तो जीनियस है, ये भी हो सकता है भाई, मुश्किल है। ये बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं किसी से नहीं मिला आज तक, किसी एस्पिरेंट से नहीं मिला, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं रहा हूँ मॉल रोड की तरफ, DU के आसपास। मुझे जितने भी मेरे दोस्त हों, चाहे 25 जूनियर, कोई सबको ही लगता था सोया तो नहीं जाता भाई। नहीं, इसमें ऐसा सोने वाला फंडा गड़बड़ है कि मैं बताता हूँ कि मैं पूरी तैयारी में रोज 7-8 घंटे सोता था, पर पहले अटेम्प्ट में सिर्फ उसी रात को, जिससे अगले दिन एग्जाम था, उसी दिन मैं नहीं सो पाया ठीक से, पर दूसरे अटेम्प्ट में फिर सो गया आराम से। तो मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब कुछ लोग, मतलब कई लोग इतना ज्यादा खुद को ट्रेन कर लेते हैं कि भाई आराम से 7 घंटे सो के एग्जाम देते हैं। गंगा जी आप बताइए ना, आप तो फिर वो प्रीलिम्स वाले के तो मास्टर थे, आपको तो ज्यादा नहीं लेते होंगे लोड, आप प्रीलिम्स रहता होगा? नहीं सर, चिंता तो स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि सभी को मतलब होता ही है थोड़ा बहुत तनाव, और अगर तनाव नहीं होता है तो वास्तव में चिंता की वजह है, मुझे लगता है सर। क्योंकि थोड़ा सा परीक्षा की तैयारी करते हैं, 1.5-2 वर्ष 3 वर्ष की हमारी मेहनत है, उसको सफलता के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी चिंता स्वाभाविक है। तनाव हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसके बजाय मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अति उत्साह का शिकार भी ना बने। काफी सारे लोग होते हैं बिल्कुल तनाव नहीं लेते हैं, फुली मोटिवेटेड रहते हैं, और उसी अति उत्साह के कारण जो क्वेश्चंस जो उनको आते हैं, आते हुए सवाल को वो गलत कर देते हैं और पिछड़ जाते हैं। और जहाँ तक सर नोट्स की बात है, तो मैं हमेशा वो गुटका टाइप छोटे से नोट्स बनाता था, विशेष बांटते आप नोट्स अपने बांटते शेयर और करते थे कि नहीं शेयर करते थे?
नहीं जी, बिल्कुल मैं क्योंकि शेयर गुटखा बड़ा पॉपुलर होता है, क्योंकि वो तो बड़ा मारक होता है, जिसको मिल जाए तो फिर बिल्कुल मारक भी रहता है बहुत लोगों का। मतलब हमने तो सुना है कि कई लोग गुटखे कई कई मतलब कई बैचेस तक बटे हैं। जी मास्टर्स बिल्कुल। में तो मैं सुनता था कि कई बैच तक किसी एक अधिकारी के या किसी एक सीनियर के गुटके बटे हैं, और लोग उन्हीं को पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल, विशेष रूप से जो करंट अफेयर्स का या फिर जो डायनेमिक सेक्शन है जीएस का, वो क्योंकि वो हर साल बदलता है तो उसमें नोट्स बनाना थोड़ा सही रहता है। और जो स्टैटिक पोर्शन है वो सभी लोग पढ़ते ही है, तो मैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए उनका सहारा लेता था और काफी हेल्पफुल भी रहते थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से सीधे सीधे सवाल भी काफी बार आते थे। और बाकी तनाव तो सर सबको होता है मुझे लगता है, लेकिन अति उत्साह का शिकार न बने और आता हुआ सवाल गलत ना करें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन जटिल आता है या उलझाऊ प्रकृति का है तो मुझे लगता है कि अगर आप औसत विद्यार्थी भी है तो वो सभी के लिए जटिल होगा, तो वो आपको पीछे नहीं धकेलता है। पीछे वो सवाल आपको धकेलेगा जो आप आता है आपको क्वेश्चन अच्छे से, लेकिन आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और गलत कर पाते हैं। इसके लिए नींद लेना अति आवश्यक है, विशेष रूप से सर सीसेट के पेपर में, क्योंकि सीसेट के पेपर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉजिकल के क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपके चित्त को शांत होना बहुत जरूरी है। जीएस के क्वेश्चंस में तो फिर भी आप लगा देते हैं क्योंकि बहुत सीधा सीधा सवाल पूछ जाता है काफी बार, लेकिन सीसेट में वो अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा दबाव देके उपयोग करना होता है। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त नींद जरूरी है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया, निशांत सर ने, कि उस दौरान नींद नहीं आती है, और जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। मुझे मुख्य परीक्षा के दौरान नींद नहीं आती थी, प्रारंभिक परीक्षा में मैं सहज था थोड़ा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखें तो इस समस्या से आराम से निजात पाई जा सकती है। अच्छा, ये एक बताइए, आप लोग बताइए कि क्या मतलब क्वांटिटी गेम भी रखना चाहिए प्रीलिम्स में? क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लें और उनको अटेम्प्ट कर लें, या कुछ स्ट्रेटेजी चलती है अभी एग्जाम में? क्योंकि मैं बहुत पुराना मुझे याद है फॉर्मेट, अभी का मुझे फॉर्मेट की प्रॉक्सिमिटी नहीं है, लेकिन क्या अभी भी है कि क्वांटिटी गेम है या क्वालिटी गेम है प्रीलिम्स कि या ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़ के हल कर लें, या अपने को स्ट्रेटेजी वाइज चुन लें कि ये कर लेना है और इनको नहीं करेंगे फिर भी चलेगा टाइप? ऐसा है क्या निशांत भाई? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है एक्चुअली। प्री थोड़ी अलग तरह के एग्जाम है, और प्री में क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है और क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब Okay. अगर क्या है कि अगर आपने मान लीजिए बहुत कम सवाल हल कर दिए क्वालिटी के चक्कर में, तो बेसिकली आपको स्कोर में, मेरिट में आगे रहना है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने ज्यादा कम हल कर दिए तो ऑब्वियस है आपको कम ही नंबर मिलेंगे। आपने इस डर से कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपने आधे ही सवाल हल किए। अब आधे हल किए तो आधे में भी सारे तो सही होंगे नहीं, उसमें भी कुछ तो गलत होंगे, तो आपका स्कोर कम रह जाएगा। और आपने बहुत ज्यादा कर दिए तो उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि उसमें आपने फिर नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे कट गए तो उसमें भी दिक्कत है। इसलिए एक मोटे तौर पे ये माना जाता है कि 100 में से 75-80 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए सवाल। ओके। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स देने के बाद निकले आप अंदर से रूम से, प्रीलिम्स में निपटा के, तो क्या अंदाजा हो जाता है कि मेंस दे रहे हैं, या ये पता नहीं चलता है कि पता नहीं कुछ? ये काफी हद तक तो पता नहीं चलता, पर फिर भी जिन लोगों का काफी अच्छा गया होता है उनको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर जो है वो, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सबके लिए समान नहीं होता, तैयारी पर भी निर्भर करता है। पर हर साल कट ऑफ थोड़ी अलग अलग जाती है, तो इसलिए आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा या मेरा तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो यही है कि अगर प्री आपका जब दे दें तो उसके बाद बिल्कुल आंसर की लगा लें, 2-3 दिन बाद जब अच्छी कोई आंसर की आ जाए। अदरवाइज आप मेंस की तैयारी में जुट जाए। ओके, शिखा जी क्या कहेंगी आप हाँ, इस मामले में? मैं निशांत सर से एकदम वाकिफ रखती हूँ कि एग्जाम देकर सेंटर से बाहर आने पर कतई नहीं लगता कि हो जाएगा, क्योंकि इतना मिनिमम का गैप से लोगों का हो जाता है या नहीं होता है तो नहीं पता। अब जिनका 150 प्लस कुछ लोग होते हैं जिनका आता है, तो हो सकता है उन लोगों को पता लग जाता होगा, बट मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी। लेकिन एग्जाम देकर आते ही अगले दिन से, मतलब एक भी दिन छोड़े बिना मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, भले हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि तैयारी में रहना है आपको तो एक एक दिन का मायने है।
सो कुछ नहीं तो कम से कम जीएस में जो पिछले 1 महीने से छूटा हुआ रहता है उसको कॉप अप करें, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अगले दिन से स्टार्ट कर दें, मतलब कुछ ऐसा रखें कि पढ़ाई से आप अलग अगल बगल ना जाए, मतलब रहें ट्रैक पर, किसी भी तरीके से रहें लेकिन रहें ट्रैक पर। सूरज जी क्या कहेंगे इस बारे में? प्रीलिम्स के आपका दे के निकले बाहर कमरे से, तो क्या भाव विभोर होके मतलब मान लेना चाहिए कि तो है? नहीं, जो निशांत बोल रहे हैं या जो शिखा बोल रहे हैं, दोनों की बातों से कुछ इत्तेफाक रखते हुए भी मैं थोड़ा सा ये डिफर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपका गंभीर अभ्यर्थियों का एक सर्किल है जिसमें ठीक ठाक प्रतिभा के लड़के हैं और आपकी आपस में विचार विमर्श होता रहा है तैयारी के दरमियान, तो आपको पता है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, तो जब आप उनसे चर्चा करते हैं और आपको समझ में आता है कि उनमें से ज्यादातर से या लगभग सभी से आपका पेपर ठीक हुआ है, तो एक मतलब आशा सी जाती है। तो वो एक थोड़ा सा मतलब है, बाकी तो ये है ही कि भाई ये एक जुआ है जिसमें किसी को पता नहीं कब क्या कैसे हो जाएगा। विजय जी क्या सोचना है आपका इस बारे में? सर प्रीलिम्स के बाद ज्यादातर कोचिंग वाले कट ऑफ का एक मोटा मोटा गेस देते हैं, तो अगर आप उस गेस से बहुत ही नीचे हैं, जैसे कि मान लीजिए सबने बताया कि 100 के आसपास कट ऑफ रह सकती है और आप 70 स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नहीं होगा। तो फिर आपको अगले साल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना के और तैयारी को रुख देना चाहिए। अगर आप उसके आसपास हो, जैसे आप 100 कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं, तो 85 या 80 प्लस भी आप हो, तो आपको तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर उनका भी मोटा मोटा एक गेस होता है, वो भी कोई निश्चित नहीं होता है कि कहाँ जाके कट ऑफ रुकेगी। और जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है 40-45 दिन के बाद, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो आप 2-3 दिन जितना भी आपको ब्रेक लेना है, रिफ्रेश होके और मेंस के मोड में आ जाना ज्यादा उचित रहता है। तो गंगा जी आपने ब्रेक लिया था क्या प्रीलिम्स के बाद, थोड़ा सा मतलब चिल आउट होने के लिए, कि मान लिया था कि होना तो है ही प्रीलिम्स में, तो भैया जुट जाओ अगले दिन सवेरे से बढ़िया? नहीं सर, कोई व्यक्ति जैसा सूरज सर ने, निशांत सर ने, शिखा ने बताया, विजय भाई ने बताया, सर कोई भी व्यक्ति कितना भी गंभीर हो, कितना भी गंभीर अभ्यर्थी हो, सबको डर लगता है। इवन सर मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट रैंकर को भी वो उतना श्योर नहीं रहते कि उनका प्रीलिम्स होगा। अगर हम में से आज 5-6 लोग हैं, सभी वापस प्रीलिम्स दें, तो सर कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग पास हो। मैं खुद का भी कहूँगा सर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति एग्जाम का नेचर ही ऐसा ही है। हालांकि जैसा विजय भाई ने बताया कि सीसेट का पेपर तो हमें बस जीएस के पेपर की आंसर की मिल जाती थी, तो 5-6 अलग अलग इंस्टीट्यूट की जब फी मिलाते थे उसमें कुछ नीचे रहता था, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया लगता था कि हमारा स्कोर क्या है। मेरे साथ ये था कि मेरा स्कोर कट ऑफ जो वो लोग प्रेडिक्ट करते थे उससे 20-25 नंबर ऊपर रहता था, तो मुझे उतना तनाव नहीं रहता था। लेकिन फिर भी 2-3 दिन का गैप तो सर स्वाभाविक है, मसले नहीं है, मुश्किल हैं, तो सर उतना तो नहीं जुट पाते। तो 2-3 दिन तक मतलब घर चला जाता था या फिर बीच में दोस्तों के साथ में गैप ले लिया और फिर वापस पुनः उसी ऊर्जा से लग जाते थे मुख्य परीक्षा के लिए। कुल मिला के समझ में ये आया कि प्रीलिम्स में डर के आगे जीत है वाला फंडा है। ज्यादा डरिए उरिए मत, बढ़िया एग्जाम दीजिए और चिल होके आगे शुरू रखिए काम। जी बिल्कुल, मुझे लगता है इस एग्जाम को एक एग्जाम की भांति ही लेना चाहिए। काफी लोग जिनको लगता है कि 16-17 घंटे पढ़ते हैं, या फिर जो लोग इसमें चयनित हुए हैं वो महामानव है, सुपरमैन है, पता नहीं क्या है, तो मुझे लगता है बाकी परीक्षाओं की भांति इसको भी एक एग्जाम के रूप में ही स्वीकारें, तो ज्यादा सहजता से इस परीक्षा में क्वालिफाई। वो एग्जाम के तौर पर तुलने, पहले एक फंडा सुनिए। जो लोग पूछते हैं ना भैया इस साल क्या हुआ, उनको भी तो जवाब देना है निशांत भाई। देखिए एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब खासतौर पर सिविल वालों से, कि भाई इस बार क्या रहा, क्योंकि इसमें होता क्या, एक साल में या तो आप पार हैं या तो फिर वही जीरो पे आ गए, इंटरव्यू देके भी नहीं हुआ अगर, तो घूम फिर के वहीं आ गए। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ऐसे परिचय देते हैं, मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ, जैसे कि आईएएस ऑफिसर बन गए, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। मैंने तो यही किया था कि जब मैं दूसरा अटेम्प्ट दे रहा था, मैं नौकरी करता था पार्लियामेंट में, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं दे रहा हूँ एग्जाम। तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा इस तनाव से बचे रहते हो कि लोग पूछेंगे क्या हुआ इस बार, क्या हुआ इस बार। थोड़ा सा ज्यादा शोरगुल नहीं मचाना चाहिए, सफलता मिलने दीजिए, अपने आप ही सबको पता चल जाएगा। लेकिन अरे घर परिवार वाले तो, रिश्ते नातेदार, घर परिवार वालों को तो ऑब्वियसली आपको बताना ही है। और घर परिवार वाले, मुझे लगता है कि घर परिवार वाले सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग टांग भी खींचते हैं, तो सपोर्ट करने वालों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए, टांग खींचने वालों को इग्नोर करना चाहिए।
बिल्कुल, हालांकि चैलेंजिंग है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, क्या जब प्रीलिम्स का हो जाए तो क्या कुछ गियर बदलते हैं पढ़ाई के स्टाइल में, तैयारी के स्टाइल में, या जो स्ट्रेटजी है उसकी स्टाइल में, कि मेंस के लिए भाई गियर चेंज कर देते हैं, अब ये नया मोड ऑन करते हैं, ये मेंस मोड है स्टडी का, मेंटली फिजिकली, क्या ऐसा है? करना चाहिए लोगों को पढ़ने के स्टाइल बदलने में, या याद करने के स्टाइल में, या प्रैक्टिस के स्टाइल में? आप लोगों ने किया था ईशान जी? मुझे लगता है नए लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर मुझे लगता है दोनों परीक्षाओं की प्रकृति में थोड़ा अंतर है, इसलिए थोड़ा मोड तो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है प्रीलिम्स जो होता है, और मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो इसमें फिर आपको लिखने का अभ्यास भी करना पड़ता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस में आ जाता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी जो आपने तैयारी की है उसका भी आपको रिवीजन करना पड़ता है, तो थोड़ा बदलाव तो आता है तैयारी। शिखा जी क्या कहेंगे इसमें? आपको लगता है कि प्रैक्टिस लिख के ज्यादा करनी चाहिए फिर उसके बाद? नहीं, निशान सर की बात से इत्तेफाक रख रही हूँ मैं कि प्रीलिम्स के बाद जब हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो ऑब्वियस है अंतर उसमें आता है, क्योंकि यहाँ हमें पहले दिन से ही राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, तो प्रीलिम्स के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में फैक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं कि कौन से आंदोलन में कितने लोग थे, कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ, उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, इस तरह की। बट जब हम वही चीज हम मेंस में कर रहे होते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति क्या है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जो उस समय काम कर रही थी, उन विचारधाराओं के कारण क्या थे, उनसे उत्पन्न होने वाली घटनाएं क्या थी, या उनके परिणाम क्या थे, तो उन सब पर हमें अपने विचार बनाने पड़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए हमें विचार नहीं बनाने होते हैं, जो है वो हमें समझना है, बट मेंस के लिए जो है उसके साथ ही हमें अपने विचार भी बनाने होते हैं, तो अंतर करना पड़ता है, और वो ऑब्वियस है, होगा ही अंतर। मोड ऑन करना पड़ेगा वो वाला, क्यों सूरज जी? एक मेंस मोड ऑन करना पड़ेगा तुरंत प्रीलिम्स देने के अगले ही दिन से? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं उसी अपने रुख पे कायम रहूंगा। हर व्यक्ति का अपना एक फॉर्मूला है। तो जैसे मेरी परिस्थितियों के आलोक में मेरा फॉर्मूला ये था, मेरी परिस्थितियां ये थी कि मेरे को नौकरी लगातार करते रहना था, और नौकरी के साथ में जो मुझे समय आने जाने में, लंच ब्रेक में या घर आने के बाद जो बचता था, उसमें पढ़ाई करनी थी। तो मेरा ये भी मानना है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो सतत भी है और समावेश सर्वांगीण टाइप का एग्जाम है। तो आप शुरू से ही, मतलब चाहे आप इंटरव्यू का भी आप सोचते हो ना, तो आप अपने उठने बैठने, बातचीत करने में, भाषा शैली में या अपने शब्दों पे पकड़ में, मतलब आप थोड़ा सा शुरू से ही ध्यान देना शुरू कर दें। तो सब चीज की मैं लगभग मतलब शुरू से ही तैयारी कर रहा था। तो मैं ऐसा कोई अलग से विशेष मूड नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि जैसे अब एग्जाम का ये हो गया था कि 3 घंटे में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, खासकर हिंदी माध्यम से है तो और भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिरोरेखा होती है, यहाँ पे मात्राएं लगती हैं, तो आपके पेन बार बार उठता है, और आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, तो सीधे इधर उधर मुद्दे की बात पे आना है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज को, एग्जाम की प्रकृति को देखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करना होता है। अदरवाइज आप मोटे तौर पे कोशिश करिए कि पहले दिन से ही आप जो है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो हर एक पहलू को साथ। विजय जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोचिंग का क्या योगदान है मेंस में? क्या कोचिंग ज्यादा मददगार रहता है? नोट्स पढ़ना कोचिंग का प्रोवाइड किया हुआ, या पहले से बना हुआ नोट्स? सर, मेंस की अगर हम बात करें स्पेशली, तो आंसर राइटिंग में कोचिंग का अहम रोल रहता है, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें सबको किसी एक कोचिंग में अपनी आंसर राइटिंग अच्छे से करनी चाहिए। या तो हम किसी कोचिंग में आंसर राइटिंग कर लें, या फिर मैं सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, या फिर आप खुद से कहीं पे लिख के और अपने किसी सीनियर से चेक करवा लें, ताकि आपको एक सटीक आइडिया लगे कि मैं प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उसका उत्तर सही दे पा रहा हूँ, जो मेरे पास उससे रिलेटेड तथ्य है वो मैं सही तरीके से उत्तर में रख पा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे कोचिंग की लगता है कि आवश्यकता है, और वो एक बेटर प्लेटफॉर्म होता है गाइड करने के लिए। बहुत सारे लोग वहाँ लिखते हैं, तो हमें हमारी तैयारी का भी एक सही आकलन वहाँ पे मिलता है कि हमारी तैयारी किस स्तर की है।
इसके अलावा भी कोचिंग वाले आजकल मेंस से पहले कुछ कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ज्यादातर कोचिंग वाले, तो वो सभी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट अपनी तैयारी के हिसाब से जहां हमें लगे कि इस वाले टॉपिक पे हमारी थोड़ी सी तैयारी कम है, तो वहां पे अगर उन्होंने कुछ तैयार मटेरियल दिया है, तो अगर हम वो खुद से तैयार करेंगे तो संभवतः ज्यादा समय लगेगा, तो वो वहां हम उसका यूज कर सकते हैं। और एज सच कोई मेंस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स या ये सब ज्वाइन करने से मैं सहमत नहीं हूँ। जी गंगा जी, आपका क्या अनुभव रहा है मेंस की तैयारी का, कि कोई नोट्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना चाहिए? जी अमित जी, मेरा ये था कि प्रथम प्रयास में मैं मुख्य परीक्षा में असफल हुआ था। उसकी मुख्य वजह यही थी कि मैंने बिल्कुल भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी और सिर्फ पढ़ने में जुटा रहा। फिर मुझे लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। जो पढ़ा हुआ है वो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं या जिस डेली में लिखना है, मतलब टाइम लिमिट भी फिक्स है, तो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर आपका पढ़ना व्यर्थ है मुख्य परीक्षा के हिसाब से। तो अच्छा, क्या ऐसा, एक बार रोक रहा हूँ, क्या ऐसा होता है कि आप पढ़ के जाएं और प्रैक्टिस न होने की वजह से लिखते लिखते थक जाएं, हाथ ही आपका ना चले? बिल्कुल, प्रथम प्रयास में मेरे साथ में यही हुआ। एक्चुअल में जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही हुआ कि मुझे याद है मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, एकदम छटपटाहट सा मतलब व्यक्ति वो स्थिति आ जाती है। लेकिन द्वितीय प्रयास में अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो जितनी टाइम लिमिट है उसमें बहुत अच्छे से लिख पाए। उसकी मुख्य वजह यही रही कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी थी। और हालांकि उस दौरान मैं जेएनयू में था, तो हम 4-5 लोग एक समूह में पढ़ते थे, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते थे, तो एक दूसरे से चेक करवाना। और आज हम 4-5 लोग विभिन्न सेवाओं में हैं, सफल भी हो गए। उसकी वजह यही है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की। और मुझे लगता है मुख्य परीक्षा की यही है कि आप कितना अच्छे से आंसर लिख पाते हैं। अच्छा, एक चीज का भी मैं पूछूंगा आप लोगों से कि क्या साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है? कई लोगों के साथ मिलके, दोस्तों के साथ, या एक टीम हो अपनी, या बैच के लोग हों, तो क्या वो ज्यादा फायदेमंद रहता है या अकेले आइसोलेशन में तैयारी करना? कुछ लोग लगता है कि गंभीरता से तैयारी की जाए, क्या जरूरत है 10 लोगों के बीच बैठने का? सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में आपको क्या लगता है, जरूरी है ये? अमित जी, जी मैं थोड़ा सा आपको, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा आपकी अनुमति चाहूंगा, मुझे कुछ आवश्यक काम से निकलना पड़ रहा है, तो प्लीज। ठीक है, पुलिस अधिकारी हैं आप मैं समझ सकता हूँ, जरूरी काम है कोई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत ललन टॉप पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एग्जाम तो देने बात है, उसके बाद नौकरी बहुत कठिन है। एग्जाम तो जब शुरुआत है कठिनाई की। आपको कभी भी कहीं भी किसी भी समय, ये ऐसी जॉब है जिसमें जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है, और आप ये सोच नहीं सकते कि आप कहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि आपको क्या लगता है कि टीम में पढ़ाई लिखाई ज्यादा बेहतर है या अकेले रह के भी पढ़ना चल सकता है, या बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी? शिखा जी। हाँ, ये सही बात है कि टीम में पढ़ना थोड़ा बेहतर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस टीम के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं वो उतना ही गंभीर हो जितना गंभीर आप हैं। मतलब अगंभीर लोगों के साथ टीम बनाकर पढ़ने से अच्छा है कि आप कमरे में अकेले बैठकर पढ़ें। तो पहले वैसे लोगों का मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मैं अपने मामले में देखूं तो मुझे नहीं मिल पाए ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर मैं पढ़ाई कर सकूं। तो मेरी लगभग पूरी पढ़ाई अकेले ही हुई है। जो जितना समझ में आया, जिसको कोचिंग में जाकर कुछ समझ में आया, किसी को बात करते हुए सुना, या टॉपर्स के इंटरव्यू देखे पढ़े। तो लेकिन जब मैं देखती हूँ कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोगों को जिन्होंने अच्छे ग्रुप में रहकर पढ़ाई करी है, तो मुझे नो डाउट मुझे लगता है कि पढ़ाई के स्तर में अंतर आ जाता है। तो जरूरी है कि अगर कोई गंभीर लोगों के साथ अगर आप मिलकर पढ़ाई करें। अब हम बात करेंगे उस स्टेज की जो कि सबसे ज्यादा, जिसका प्रचार भी है, जहाँ लोग बातें भी करते हैं कि इंटरव्यू यूपीएससी का बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए थे, शर्ट में कितना बटन है। तो निशांत भाई, क्या ऐसा पूछते हैं क्या? ये मतलब इस टाइप के खतरनाक सवाल बाउंसर टाइप के आते हैं क्या मेंस में, इंटरव्यू में? बिल्कुल भी नहीं आते ये सब। तो आप भी पढ़ते होंगे ना, कई बार छपते हैं अखबारों में, मैगजीनों में, कह रहे ये पूछ दिया। अब तो वेबसाइट पे खूब चलते हैं, ये आप ही लोग की कृपा से छपते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब व्हाट्सएप पर जोक वगैरह चलते हैं उसमें यूज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। वहां बहुत संजीदा सवाल पूछे जाते हैं और आपकी राय पूछी जाती है समसामयिक मुद्दों पर। आज के डेट में देश में दुनिया में जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, और आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि आप किस शहर से हैं, वहाँ पे क्या
वो शहर शहर क्यों चर्चित रहा है, आपकी हॉबी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में चीजें पूछी जाती हैं, और साथ में समसामयिक विषयों पे आपकी राय पूछी जाती है। इससे वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट करते हैं। शिखा जी, आपका क्या अनुभव है? महिलाओं को लेकर भी ये होता है कि ये पूछ दिया जाएगा, महिला से, लड़की से ये पूछा जाएगा, नहीं इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछ दिया अटपटा, नहीं, यूपीएससी के ऐसा भी होता है क्या? नहीं, यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में मेरा हमेशा, जितना भी इंटरव्यू मैंने दिया है, सबका बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और मार्क्स भी हमेशा अच्छे आए हैं, मतलब औसत मार्क्स से हमेशा ऊपर ही रहे हैं मेरे मार्क्स। तो और सबसे अच्छी बात यूपीएससी की, जैसे मैंने राज्य स्तर की परीक्षाएं दी हैं, उनमें भी मैं क्वालिफाई रही हूँ, तो दोनों के इंटरव्यू में सबसे बड़ा अंतर है कि यूपीएससी का इंटरव्यू आपको इतना पहले, जैसे एंटर करते ही आपको एकदम स्वाभाविक अपने एक्चुअल में लाने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं वो लोग, 2 से 5 मिनट 7 मिनट, कि आप थोड़े से कूल हो जाएं, थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि उन्हें भी आपकी पर्सनैलिटी में से जो आप हैं एक्चुअल वो निकालना है। क्योंकि हमें बहुत कुछ बता के भेजा जाता है मॉक इंटरव्यूज में कि आपको ऐसे अंदर एंटर करना है, तो राइट साइड से चेयर पे बैठना है, तो हाथ टेबल पे नहीं रखना है, बहुत सारी चीजें, ऐसे पकड़ के रहना है, हाथ ऐसे सामने रखने हैं, हाथ तो सीधा रहना है एकदम कड़क। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपकी सीधे बैठने की आदत है, आप शुरू से डालिए, वो जरूरी है। वैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि हमारा पोस्चर जरूरी है, लेकिन इंटरव्यू नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही संजीदा किस्म का होता है, और कुछ एक इंटरव्यू लेने वाले होंगे उसमें मेंबर जो आपसे बहुत फैक्चुअल सवाल भी पूछते हैं जो हमें नहीं आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज नहीं आती है स्वाभाविक रूप से आराम से कूल होकर बोले कि हमें नहीं आता है सर, या हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हमने कहीं पढ़ा हुआ है बट अभी हमें नहीं याद आ रहा है। और लेकिन ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे जिन पर आपकी राय जानना चाहें, उनको कभी स्किप ना करें, अपनी राय दें। और सबसे अच्छी बात कि आपकी राय हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाए, ना राइट ना लेफ्ट, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं, मध्यम मार्ग को अपनाते हुए आप किसी भी मुद्दे पर अगर अपनी राय देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को केवल ईगो को हर्ट करेंगे या किसी भी आइडियोलॉजी को हर्ट करेंगे। और यूपीएससी के लिए ये रामबाण है। क्या कभी ऐसा होता है कि मैं कोई गुस्सा हो जाए, मतलब मान लो मैं किसी बैच में गया, उसने वहां कुछ ऐसा जवाब दे दिया, फिर मेंबर नाराज हो गया टाइप्स? भाई ऐसा होता है क्या कभी इंटरव्यू में? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई अनुभव आप लोगों ने? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से इंटरव्यू होता है, और ऐसी कोई अप्रिय स्थिति वहां पर नहीं आती। बिल्कुल। विजय भाई, क्या आपका अनुभव रहा था? सर, इंटरव्यू जो वास्तविक इंटरव्यू होता है और जो इंटरव्यू के बारे में चर्चाएं तैयारी के दौरान होती हैं, वो दोनों एकदम अलग हैं। और तैयारी के दौरान जो यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज होते हैं विभिन्न कोचिंग के, वो भी वास्तविक इंटरव्यू से सर एकदम अलग होते हैं। वहाँ लोगों ने इतने व्हाट्सएप इंटरव्यू बना दिए, बताइए, लोगों ने व्हाट्सएप इंटरव्यू बना दिए इतने सारे, आप लोगों ने पंचर कर दिए सारे उनके। नहीं सर, और एक चीज और, जैसे कि आपका जो पहनावा है कि आप वहाँ पे कोट पहन के जाते हैं या आप लड़कियां साड़ी पहन के जाती हैं, सूट, उससे सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक अच्छे इंसान उन कपड़ों में लगने चाहिए। और वो जो हाथ आगे पकड़ के पीछे करके ये सब भी उसका कोई मतलब नहीं है सर। और वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस वो लोग जानने का प्रयास करते हैं, ना ही कोई इंटरव्यू की तैयारी। मैंने खुद जब मेरा एक बार सिलेक्शन इंटरव्यू दिया था, उसमें नहीं हुआ था, तो मैंने खुद मोटे मोटे रजिस्टर तैयार किए थे इंटरव्यू के लिए, बट कोई एक क्वेश्चन नहीं था। उन्होंने नॉर्मल मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें पूछी कि यहाँ आपने काम किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कमियां देखी आपने, उनमें क्या सुधार करोगे। और जैसा सर ने बताया कि अभी करंट अफेयर में जो चीजें चल रही हैं उन पे वो आपकी राय लेना चाहते हैं। सर, 2-3 चीजें हैं इंटरव्यू के लिए। एक तो इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार ये गलती हो जाती है तैयारी करने वाले से कि वो चीजों को मैनिपुलेट करने की वहाँ कोशिश करता है। तो जितनी हमारी उम्र है उतने उससे ज्यादा कहीं उनका अनुभव होता है जो लोग हमारे सामने बैठते हैं, तो ये गलती से बचना चाहिए। और एक सर, जो नए बच्चे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, उनमें प्री और मेंस या जीएस तैयार करने से ज्यादा इंटरव्यू को लेके उनमें उत्साह रहता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। हाँ, तो टाइम के साथ सर इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। और सूरज सर ने एग्जिट कर दिया। सूरज सर ने जैसे बताया कि शुरू से हमें सोचना चाहिए कि हमें बात कैसे करनी है। ये चीजें लंबे टाइम एक प्रोसेस होता है सर, उसमें सुधरती हैं चीजें धीरे धीरे कि कैसे आपको बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, इस तरह से। और एक हिंदी वालों के लिए सर एक चीज और है, वहाँ पे इंटरव्यू में एक आजकल हिंदी का ट्रांसलेटर वो लोग बिठा के रखते हैं। तो मेरे जो 3 इंटरव्यू में तीनों बार में हुआ कि जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बताया कि
कोई भी चीज, हालांकि हम हिंदी में बात करेंगे, फिर भी कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो आपके जो बगल में बैठे हैं वो ट्रांसलेटर हैं, तो आप उनसे वाह। पूछ सकते हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके सरल हिंदी में समझाएंगे। तो वैसा भी डरने वाला नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी इंटरव्यू। जी बिल्कुल। जी सर। संज्ञा जी, आपका क्या अनुभव रहा? तो आप क्या मतलब तैयारी वारी करके पहले से कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस करके गए थे मॉक? जी बिल्कुल अमित जी, इससे पहले मैंने एनडीए के, सीटीएस के, एफकेट के थ्रू अलग अलग एसएसबी में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन यूपीएससी में मुझे ये पहला ही इंटरव्यू था। ओके। उतना तो परिचित नहीं था मुझसे से, लेकिन वहाँ जाते मुझे मेरा फोटो दिखाया गया कि क्या ये आप हैं, तो फिर मतलब सहजता से बात करते हैं, बिठाते हैं। और जैसा कि सर ने अपने बताया, विजय भाई ने बताया कि सारे क्वेश्चंस आपसे ही जुड़े रहते हैं, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या तो उससे जुड़े रहते हैं या कोई करंट इवेंट से जुड़े रहते हैं। तो और काफी बार मैंने मना भी किया, जो एक्चुअल क्वेश्चंस थे जो नहीं आते थे, और काफी सवाल बताए जो आते थे, और कुछ कुछ मुद्दों पे अपनी राय जानने का भी प्रयास करते हैं बोर्ड के मेंबर। तो वहाँ पर अपनी जो समझ है, तो अपनी समझ के आधार पर बहुत ही संतुलित राय व्यक्त करें तो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और बाकी इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस की रेंज है वो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से प्राथमिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम, वैसा इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू के आसपास से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना आता है उतना बहुत अच्छे से बताएं। अगर कहीं मना करना पड़ रहा है तो उसे बिल्कुल इस रूप में न लें कि हमें नहीं आता है। काफी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहाँ हमें मना करना होता है, तो आराम से हम ईमानदारी से मना कर सकते हैं कि सर मैंने इसमें पढ़ा नहीं है, या फिर मेरी अभी तक समझ विकसित नहीं हुई है, या इस बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है। तो इंटरव्यू बहुत माहौल में रहता है। तो मेरे तो 25-30 मिनट किस प्रकार गुजरे पता ही नहीं चला। और इंटरव्यू होने के बाद में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप फिक्स हो जाएं कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बुरा हुआ। आपने किस प्रकार से अपनी बात रखी और उन्होंने आपकी बात को कितने अच्छे से समझा है, उस पर ही अपने मार्क्स डिसाइड करते हैं। और इंटरव्यू के मार्क्स सर मुझे लगता है कि आपकी रैंक के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी अगर हम इंटरव्यू में पिछड़ जाएं तो रैंक पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो इंटरव्यू को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, और जो हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में अपने इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं, जो हम सूचनाएं भरते हैं, उन पे बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं। जैसे मुझे एक प्रश्न पूछा था कि मैं मेरे गृह जिले बाड़मेर से जोधपुर में आया, तो ये पूछा गया कि दो जिलों के बीच में दूरी कितनी है। तो किन जिलों के बीच? बाड़मेर और जोधपुर के बीच में दूरी कितनी है? तो ट्रेन, बाड़मेर और जोधपुर के बीच कितनी दूरी है? अच्छा, आपको पता था? जी मुझे पता था, क्योंकि ट्रेन की टिकट में हम ट्रेन से सफर किया करते थे। ट्रेन की टिकट में पीछे दूरी और किराया लिखा रहता था, तो मुझे उस दौरान क्लिक करके आपको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था कि आपकी ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है, तो वो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर रखा था। तो ऐसे कुछ सवाल जो वहीं पूछते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हम अनुमान लगाने की उनसे अनुमति मांग सकते हैं कि सर क्या मैं अनुमान लगा सकता हूँ, या फिर नहीं आए तो हम मना भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा निशांत भाई, क्या ये भी है कि कोई लंबा इंटरव्यू चला तो वो अच्छा गया, और बहुत छोटा इंटरव्यू रहा तो वो उतना अच्छा नहीं गया? देखिए, ये सब बातें दिमाग में रहती हैं और चर्चाएं रहती हैं इन सब बातों पे, पर इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात हुई है हमारी, छोटा इंटरव्यू हो तो कम नंबर मिलेंगे, बड़ा हुआ तो ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, आपको इंटरव्यू देकर के लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, पर नंबर जब आते हैं तो वो कम आ जाते हैं। और कई बार इंटरव्यू मेरा सामान्य सा हुआ है, पर नंबर देखते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आ जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक बैचमेट है पूजा, उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, कभी कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, सीधे अपने शहर से सीधे पहली बार दिल्ली गई यूपीएससी का इंटरव्यू देने, और उन्होंने जो भी सवाल पूछे हिंदी में उसके उन्होंने बिल्कुल दिल से जवाब दिए, और लगा जैसे बहुत सामान्य इंटरव्यू हुआ है और अच्छे अंक नहीं आएंगे, पर उनके अंक लगभग 200 के ऊपर नंबर उनको मिले। 200 प्लस है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका टाइम ज्यादा लिया या आपसे बातें ज्यादा की तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा। जी सर, इसमें सर मेरा एक अनुभव ये रहा है कि मैं एफकेट का इंटरव्यू देने बनारस गया था, तो वहाँ पर मेरा पर्सनल इंटरव्यू 1 घंटे 5 मिनट चला और मुझे बाहर कर दिया गया था। तो कोई जरूरी नहीं है। किस चीज का इंटरव्यू था? 1 घंटे चला था जो?
वो एयरफोर्स में था, एफकेट। अच्छा, ओके। और एफएसबी बनारस में था मेरा वहाँ पर। तो पर्सनल इंटरव्यू वहाँ हालांकि लंबे चलते हैं, लेकिन मेरा सबसे लंबा था मेरे ग्रुप में, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लंबा चलेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। शिखा जी, आपका क्या कहना है? इंटरव्यू को ये सब चीजें ध्यान से नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल कि कितनी देर देना है या कितना लंबा चले, बात में कितना एंगेज रहे। और दूसरा ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू में आपने 50% सवालों के जवाब ना दे दिए तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू खराब हुआ। एक्चुअली वहां अंदर ये जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि आप कितना सूचनाओं का संग्रह है, वो ये नहीं जानना चाह रहे। वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है, और जब आप कोई सवाल बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, तो आप कितनी इंटीग्रिटी के साथ बोल रहे हैं, और आपके चेहरे का भाव क्या बदल रहा है, आप घबरा रहे हैं क्या, या आप नॉर्मल ले रहे हैं कि बहुत सारी चीजें एक इंसान नहीं जान सकता। तो मुझे लगता है ये पूरा प्रक्रिया जो है वो आधे घंटे का हो या 1 घंटे का, वो केवल और केवल आपका व्यक्तित्व जांचने के लिए है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इंटरव्यू से मुझे नहीं लगता है कभी घबराना चाहिए। इंटरव्यू पूरी एक लंबी प्रक्रिया जिससे एक एस्पिरेंट गुजर रहा होता है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक 1-1.5 साल 2 साल, इसमें एक व्यक्तित्व निर्माण होता है। और हमें पता है कि हम समाज की सेवा करने जा रहे हैं, ये कितना कठिन एग्जाम है, हम अपने परिवार से निकले हैं, दिल्ली में कहीं पर भी एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें वो अनुभव एक सिखा देता है और वो आपकी पर्सनैलिटी में आता है। और वही वो चीजें हैं, वो एक अंदर बैठे हुए जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आपका मत क्या है और आप कितनी इंटीग्रिटी के साथ कोई बात रख रहे हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुल मिला के सिविल सर्विसेज एग्जाम से किताबें रटने का, पढ़ने का या मगअप करने का एग्जाम नहीं है, खुद को गढ़ने का एग्जाम भी है, खुद को समझने का, खुद को उभारने का एग्जाम भी है। अच्छा, मैं एक बात बोलूं यहाँ पर, बिल्कुल, कि जब मैं खुद तैयारी कर रही थी, उस समय जब मैं प्रीलिम्स के पेपर लगा रही होती थी, क्वेश्चन लगा रही होती थी, मतलब ये अभ्यास के दौरान, तो इतना टेंशन रहता था दिमाग में कि आई हुई चीजों को मैं गलत करती थी। अब आज जब मैं सर्विस में हूँ, एग्जाम से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, बट आसपास कुछ एस्पिरेंट्स हैं मेरे, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, जब उनके मैं पेपर देखती हूँ, जबकि मैं आज उस तरफ नहीं हूँ, बट दिमाग इतना शांत रहता है कि वो चीजें जो इतने सालों पहले पढ़ी हैं और केवल एक अंदाजे के साथ कि इसका जवाब ये होना चाहिए और वो सही हो जाता है। तो मुझे कई बार लगता है कि ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, एटलीस्ट प्रीलिम्स का एग्जाम, ये केवल और केवल मन की शांति वाला एग्जाम है। आप जितना शांत रहेंगे आप चीजों को उतना ही रिटेन कर पाएंगे, और नहीं आती हुई भी चीजें अगर आप थोड़ा अंदाज से, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन का जवाब उसके ऑप्शन में है, ये सच में है, क्योंकि जितना लेंथी सवाल प्रीलिम्स में आता है, जिसको एस्पिरेंट ये सोचकर छोड़ देता है कि कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ गई है जो मैंने कभी सुनी नहीं, इसलिए इसको स्किप कर दो। मैं बोलती हूँ कि वैसे सवाल पेपर को जब तीसरी बार हम अटेम्प्ट करते हैं तो एक बार जरूर उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन का जवाब कहीं ना कहीं उसके ऑप्शंस में होता है, क्योंकि आप ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट भी कर लेंगे और जवाब आप दे देंगे, भले आप क्वेश्चन को नहीं जानते। सो है दिमाग को शांत रखने की। कुल मिला के चिल रहिए, चिल होके प्रीलिम्स एग्जाम दीजिए, ईमानदार रहिए और बिल्कुल शांत चित्त से एग्जाम दीजिए। 4 अक्टूबर को एग्जाम है, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपनी राय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और जो लोग देख रहे हैं वो अपने सवाल अगर उनके कुछ हैं तो बिल्कुल लिखें हमारे लिए, और हम उनको अगली बार कभी सबको फिर से इकट्ठा करेंगे, सबके साथ बैठेंगे और उनके जवाब तलाशेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललन टॉप पंचायत में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।